नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। ब्रेकिंग न्यूज़ है, डीएलएड डबल बेंच केस को लेकर आज 19 अप्रैल 2024 को केस की सुनवाई लगी हुई थी। इसमें क्या हुआ है वो अभी बताएंगे। उसके अलावा कल सिंगल बेंच केस में क्या हुआ था, जो कि सुप्रिया गोस्वामी के नाम से केस दर्ज था। उसके अलावा आगे की रणनीति क्या होगी डबल बेंच केस को लेकर, या फिर कोई अन्य रणनीति क्या है, उसको हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अभी केस करें नया तो क्या होगा, और बाद में नया केस कोई करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, शुरू से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। कुछ तथ्यों के साथ आपको बात करेंगे। हालांकि जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डीएलएड से संबंधित शुद्ध और सही जानकारी के लिए ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया जा रहा है, और किस तरीके से संघर्ष किया जा रहा है वो सभी वीडियो के माध्यम से पूर्व में केस वीडियो हैं उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आज मुख्य खबर के बारे में, जो कि डीएलएड डबल बेंच का है। तो आज अपने केस में सुनवाई थी जिसको मेंशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज बहस नहीं हुआ है और पास ओवर हो जाएगा आज का केस। यहाँ पर आप केस नंबर देख सकते हैं, जिसमें अपना 3017 जो केस नंबर था वो मेंशन नहीं है। तो मेंशन ना होने के कारण ये है कि जो विपक्ष का वकील है वो केस को मेंशन नहीं करा रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षुओं का ही अहित हो रहा है, समय पर समय निकलता जा रहा है। इस पर हमारी वकील से जो बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि विपक्ष का जो वकील है उसे मेंशन कराना चाहिए, क्योंकि वो अपील किया है। हालांकि हमारे वकील भी मेंशन करा सकते हैं, लेकिन अब जो मामला है वो कोड नंबर 21 में गया है, जिसकी वजह से हो सकता है बेंच बदलने की वजह से और कोर्ट बदलने की वजह से हो सकता है फैसला कोई नकारात्मक ना आ जाए। इसकी वजह से वो मेंशन ना कराकर वो जो आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल हो गई है, जिसके लिए हम 5-6 दिन पहले इलाहाबाद गए हुए थे, मैं और शीतल जो बरेली से आई हुई थी, उनके नाम से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, क्योंकि मुख्य याचिका भी थी वो, तो उनके नाम से याचिका के लिए फ़ाइल वहाँ पर बनी थी और आज फाइल तैयार होकर केस कर दिया गया है। अवमानना याचिका करने से, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने से ये लाभ मिल जाएगा कि हम विपक्ष को अवमानना केस में जब सुनवाई होगी, हो सकता है कि 7 दिन के अंदर डेट मिल जाए, और डेट में जब बहस हो तो विपक्ष के वकील को शायद ये घेराव किया जा सकता है कि सर आप अपील भी किए हैं, और अपील करने के बाद डबल बेंच में आप कोर्ट केस को मेंशन नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से डिले होता जा रहा है। और जो ये रहेगा कि अवमानना याचिका में कि आपको जो आदेश दिया गया था 2 महीने के अंदर, विभाग को आदेश दिया गया था कि परीक्षा कराएं 2 महीने के अंदर, लेकिन नहीं हुआ। उसके अलावा आप अपील भी किए और अपील में केस मेंशन भी नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से बहस नहीं हो पा रही है और डिले होता जा रहा है, जिससे प्रशिक्षुओं को मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है और समय का भी नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से वहाँ घेराव कर सकते हैं। बहरहाल जब डबल बेंच में मेंशन हो जाएगा तो उसमें भी बहस हो जाएगी। पहले ये देखना चाहते हैं कि सिंगल बेंच में वो अवमानना याचिका में ये चीज़ें हो जाएं बहस, तो और भी लाभ हो सकता है। ऐसा ना हो कि जो पीएनपी हो फिर हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। इससे बचने का बहुत अच्छा उपाय था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर देना, तो वो चीज़ हो ही गई है। बहरहाल उसके अलावा सिंगल बेंच में जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ, उसमें जो कल की डेट लगी हुई थी 18 अप्रैल 2024 को, उसमें भी बहस नहीं हो पाई, जो वो पास ओवर हो गया है। तो अब आगे की रणनीति आपको बता ही दिया हूँ कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के द्वारा, डबल बेंच के द्वारा दोनों तरफ से घेराव किया जाएगा इस केस पर। अभी या बाद में केस करने से, नए केस को करने से क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि कई लोग भ्रमित हैं। शुरुआत से जितने प्रशिक्षु हैं, याचीगण हैं या जो याची नहीं हैं, वो सभी लोगों ने मेहनत की है इस केस के लिए कि 4th चांस मिल सके। उसके लिए
जो जितने याची हैं वो भाग दौड़ नहीं किए जितने नहीं याची हैं। यानी कि जब भी लखनऊ में या गोरखपुर जाना हुआ, मुख्यमंत्री आवास पर जाना हुआ, उप मुख्यमंत्री आवास पर जाना हुआ, शिक्षा मंत्री आवास पर जाना हुआ, SCRT जाना हुआ या फिर PNP कार्यालय जाना हुआ, जहाँ भी धरना हुआ, जहाँ भी जाना हुआ, वहाँ पर जितने याची नहीं हैं वो ज़्यादा लोग पहुँचते थे और जो याची हैं वो बहुत कम लोग पहुँचते थे। तो ऐसे में 2 ऐसे भी विकलांग साथी थे जो दूर दूर से थे और विकलांग भी थे और आते थे। वो याची नहीं थे लेकिन उनको याची बनाना बहुत ज़रूरी पड़ रहा है, क्योंकि कई बार दौड़े हैं, भागे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें भी याची बना दीजिए। तो इसके पीछे ये नहीं है कि कोई डबल बेंच को नुकसान पहुंचना है। अगर सिंगल बेंच का मामला अलग होता है, डबल बेंच का मामला अलग होता है, वहाँ बहस अलग होती है, यहाँ बहस अलग होती है। चूँकि एक केस हो चुका है, इसी में हम अगर नया कोई केस करेंगे तो उसी के साथ कनेक्ट होकर उतने ही समय में ये भी केस फाइनल हो जाएगा जो नया केस होने वाला होगा। अगर हम बाद में केस करते हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो मान के चलिए डबल बेंच में जिस दिन फैसला होगा, जिस दिन फाइनल फैसला होगा, उसमें संभवतः यही फैसला आने की चांसेस हैं कि जो अभी तक केस हुए हैं उनको एक अतिरिक्त अवसर दे दिया जाए और आने वाले समय में कोई भी केस होगा वो मान्य नहीं होगा, इस फैसले पर लागू नहीं होगा, अतिरिक्त चांस उन्हें नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बाद में अगर कोई नया याची बन रहा, नया केस हो रहा है तो उसका लाभ मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। 1% मान के चलते हैं कि चांस हो सकता है। अभी केस करते हैं और डबल बेंच से पहले ये हो सकता है ये सिंगल बेंच का मामला फाइनल हो जाए, तो उसमें ये रहेगा कि जो डबल बेंच में फैसला आएगा वही जो नए केस हो रहे हैं उसको भी वही सेम लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो डबल बेंच के आदेश से पहले केस हो चुका होगा। बाकी आप अपने हित के अलावा दूसरे का हित भी सोचने का प्रयास करिए और किसी जानकार व्यक्ति से जो मैंने बात कही है उसका क्रॉस चेक करा सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के बातों में ना आकर भ्रमित ना हों, आप वहां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट के माध्यम से सुझाव आप दे सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।